गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माई सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि अपन ने स्टार्ट कर रखा था डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अपन ने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी पढ़ लिए और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक पढ़ी थी एटॉमिक साइज। वहां पे आपको वो सारी प्रॉपर्टीज उनके बारे में बता दिया था। अब हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता की बात करते हैं कि रिड्यूसिंग पावर क्या होती है। जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो रिड्यूसिंग पावर है वो डिपेंड करती है, सबसे पहले तो वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मानक अपचयन विभव, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने पढ़ा था वहां पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के लिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। वहां आपने पढ़ा था लॉ सब्लिमेशन एनर्जी, लॉ सब्लिमेशन एनर्जी। एक पढ़ा था लॉ आयोनाइजेशन, फर्स्ट से ये पढ़ा था लॉ सब्लिमेशन एनर्जी। सेकंड पढ़ा था लॉ आयोनाइजेशन एनर्जी, लॉ आयोनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड पढ़ा था हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये तीन प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपने तीन कंडीशन पढ़ी थी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के लिए। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब मानक अपचयन विभव का जो मान है वो कॉपर के लिए मिनिमम होता है। कॉपर के लिए कैसा होता है, मिनिमम। इसलिए कॉपर है वो लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर का होता है, लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो कैसी होती है, लीस्ट होती है कॉपर की। क्योंकि आपको पता है कि कॉपर है वो हाइड्रोजन, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके अंदर हाइड्रोजन से जस्ट नीचे आता है। उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन से जो नीचे आने वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो बढ़ती है। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो तो बढ़ती है नीचे की तरफ, और जो रिड्यूसिंग पावर है वो बढ़ती है आपकी कहाँ, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ। तो हाइड्रोजन से जस्ट नीचे आता है कॉपर। तो कॉपर की जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो मान है वो कैसा होता है, कम होता है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या है कि कॉपर का कैसा होता है, लीस्ट रिड्यूसिंग पावर होती है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गोल्ड है, जैसे आपने देखा होगा कि सिल्वर और गोल्ड के ऊपर क्या आपने देखा है कि वो बहुत जल्दी से रिएक्ट होते हैं। क्या आपने घर में जो आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हो वो जल्दी से गंदी नहीं होती, लेकिन चांदी के ऊपर, चांदी बहुत जल्दी है वो गंदी होने लग जाती है, मटमैले कलर की हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। वो रिएक्ट कर लेता है आसानी से वायु के साथ में, एयर के साथ में, नमी के साथ में रिएक्ट कर लेता है और वहां पे क्या आ जाती है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इसीलिए जो चांदी की ज्वेलरी होती है वो जल्दी से गंदी हो जाती है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कैसी होती है, ज्यादा, और उसमें जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, उसकी जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है वो कौन होता है, फ्लोरीन। उसकी कितना होता है, प्लस 2.85 वोल्ट की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वो इतना होता है, प्लस 2.5। और उसके साथ में जो आपका लिथियम होता है, लिथियम उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, उसका नेगेटिव में वैल्यू है -3.05।
तो यहाँ पे आपके जो गोल्ड है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे गोल्ड की, तो गोल्ड की पॉजिटिव जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये भी कैसा होता है, लीस्ट रिड्यूसिंग पावर होती है, इसकी भी कैसी होती है, लीस्ट रिड्यूसिंग पावर होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के लिए कंडीशन थी। यदि हम पूछें कि एक पुअर रिड्यूसिंग पावर की कंडीशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग की जगह हम कर दें कि पुअर रिड्यूसिंग पावर की जो आपकी कंडीशन है वो क्या होगी, तो इस कंडीशन ये जो आपने लिखी है इसका जस्ट उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे लॉ सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन होता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, कम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, कम आयनन ऊर्जा, और ये होता है हाई जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको सीधा सा कि यहाँ पे ये जो लॉ थे उसको तो क्या कर देना है, पुअर के लिए इसको तो कर देना है हाई ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, और यहाँ पे हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, और यहाँ पे लॉ हाइड्रोजन एनर्जी। ये कंडीशन ही जस्ट उल्टी हो जाती है, किसके लिए, पुअर रिड्यूसिंग के लिए। आपसे पूछे कि दुर्बल जो अपचायक क्षमता है उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो लॉ था उसको तो हाई कर देना है। तो अपने पास ऊर्ध्वपातन ऊर्जा थी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कम थी, लेकिन जब दुर्बल अपचायक क्षमता की बात होगी तो क्या करना है कि उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और निम्न जल योजन ऊर्जा, ये कंडीशन है जस्ट उल्टी कर देनी है एक स्ट्रॉन्ग पुअर रिड्यूसिंग पावर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुअर रिड्यूसिंग पावर के लिए आ जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि कॉपर के लिए भी ये कॉपर भी कैसा होता है, लीस्ट रिड्यूसिंग होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हाइड्रोजन के नीचे जब चलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, और जब हाइड्रोजन के ऊपर जब हम चलते हैं तो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0, और 0 से नीचे पॉजिटिव वैल्यू तो इंक्रीज होती है, पॉजिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन के ऊपर चलते हैं नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, और लिथियम की सबसे ज्यादा होती है -3.05। यहाँ पर कॉपर की होती है, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू वो होती है 0.15, जो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कॉपर भी आपका कम रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं नेचर के साथ में, जैसे आपका कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये कम ही रिएक्टिव होते हैं ना, और गोल्ड तो और भी कम होता है, और फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। +2.85 इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये तो बात है अपनी तीसरी रिड्यूसिंग पावर की, ये प्रॉपर्टी है। अगली हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहाँ पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं आपके क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि किस तरीके से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। जब आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी, तो उसके अंदर हमने कुछ एक पी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे उनकी बात की थी, जिसमें कुछ एक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी। जैसे आपका सल्फर होता है, सल्फर का +2 भी बनता है, जैसे आपका SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, और SF6 भी बनता है। ऐसे आपका PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी कुछ एक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
लेकिन उसी के साथ में हमने डी की बात नहीं की थी। डी पर बस इतना लिखा था कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, एक से ज्यादा। इनकी तो खैर 1, 2, 3, लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट से बहुत ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि अधिकतर जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इसका रीजन क्या है? सिंपल सा देखो, बात करते हैं सिंपल से। इसका रीजन होता है कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक तो ऊपर बढ़ते हैं n-1 d1 to 10, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कहाँ भरे जाते हैं? n-1 d ये आंतरिक कोश और ns ये बाह्यतम कोश, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अपन सीधा सा। ठीक है, जैसे बात करते हैं स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आपका 3d1 4s2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं कि ये तो आपका, जैसे मान लियो ये तो आपका, ठीक है, ये मान लो आपको 4s2 है, तो बाहर तो कितने भर दिया आपने? 2। और D का कहाँ भरा जाता है? पहले। n-1 का मतलब है n की वैल्यू यदि 4 है तो n-1 क्या होगा यहाँ? 3d, तो 3d1 4s2, तो ये यहाँ भर दिया। अब इसके अंदर इन दोनों की जो ऊर्जाओं में अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है। इन दोनों की जो ऊर्जा है, एक तो ये आपका आंतरिक कोश और एक आपका ये बाह्यतम कोश, इनकी ऊर्जाओं में जो अंतर है वो क्या होता है? वो बहुत ही कम होता है। ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है? ऊर्जा में अंतर कम। तो ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं? संयोजन कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के लिए क्या मतलब निकलता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि यहाँ पे जो कक्षक हैं, जो कोश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं कि इन दोनों की जो ऊर्जा है NS की और n-1 d की, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, बहुत कम होती है ऊर्जा में अंतर, इसलिए आपस में इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कर लेते हैं और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके, इधर लिख देता हूं, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था डिपेंड करती है NS इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर। NS इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर कैसे? कि मान लो यहाँ पे NS में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो उसकी निम्नतम इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो दर्शाएगा। NS में जितने S कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की। उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन दिखाएगा? तो यहाँ पे NS इलेक्ट्रॉन, NS में जो S कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, और यहाँ पे प्लस D अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब क्या कि NS इलेक्ट्रॉन और जितने D के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, उनकी टोटल जो संख्या होगी वो आपको क्या दिखाएंगे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आपको ये दो सीधे ध्यान रखने कि NS इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो हम निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी? NS इलेक्ट्रॉन प्लस अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर अपन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उसकी बताते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक की, जैसे आपकी 3D सीरीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे अपना ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ पे स्कैंडियम के पास कितने, अपने को सबसे पहले क्या लिखना है? NS इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NS इलेक्ट्रॉन की संख्या।
ns इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक लिख देता हूं अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्कैंडियम के पास स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है आपका 3d1 4s2। तो इसके जो s में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2। तो यहाँ पे 2, इसकी टाइटेनियम के पास भी 2 होते हैं, इसके पास भी 2। क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1, तो इसके पास कितना होता है 1, तो इसका 1 2 2 2 2, इसका कितना होता है 3d10 4s1, 3d10 4s1, तो ये 1 और ये 2। फिर हम बात करते हैं अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या की। अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे बात करते हैं इसके पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5। अब मैग्नीज के बाद में क्या होता है, देखो मैग्नीज के बाद में जब फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3d6 और ये 4s2, तो यहाँ पे ऐसे आता है ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे 4। तो मैग्नीज के बाद में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या आ जाती है कम होती है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और इसका कितना होता है 3d10 4s1। तो यहाँ पे जो d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये 0 और ये भी 0। तो फिर अपन बात करते हैं जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होंगी। सबसे पहले निम्नतम की बात करते हैं कि ns इलेक्ट्रॉन की संख्या के बेस पर इसकी कितनी होगी। तो स्कैंडियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम है वो भी +2 करेगा, ये भी +2। अब क्रोमियम के पास S में इतना है +1 है तो ये +1, फिर ये +2 +2 +2 +2 +1 और ये +2। ये तो इनकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं ns इलेक्ट्रॉन के बेस पर। अब हम बात करते हैं कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसके आधार पर बताते हैं। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसके आधार पर बताएंगे, अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। तो अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कैसे बताते हैं, ये देखो अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 1, तो 2 और 1 कितना हो गया +3, तो ये +3, यहाँ पे +3 +4। यहाँ पे अब ये कैसे शो करते हैं कि आपस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़ते हैं। तो पहले 2 है तो इसमें अयुग्मित 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, तो ऐसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती जाती है। वेनेडियम के अंदर देखो +2, फिर +3 +4 और ये +5, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेनेडियम +2 से और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक शो करता है +5 तक शो करता है। ऐसे यहाँ पे क्रोमियम के अंदर देखो, क्रोमियम के अंदर सॉरी यहाँ पे 5 है ना, ये 5 क्रोमियम के पास 5 है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, तो इसके पास कितने 5 और 1 6, तो ये +6 तक शो करेगा, +2 +3 +4 +5 और ये +6। मैग्नीज के अंदर बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 7, तो ये 7 तक शो करेगा, +3 +4 +5 +6 और ये +7। फिर इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे ये +3 +4 +5 और ये +6, क्यों, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है। इसके बाद 5 है तो ये +2 +3 +4 और ये +5। इसके पास 4 है तो +2 +3 और ये +4। इसके पास +1 और ये +2। इसके पास होता तो एक ही है लेकिन ये +2 भी शो करता है, और जो स्टेबल की होती है इसकी, और जिंक के अंदर ओनली +2 शो करता है। ठीक है, ये इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है कि कौन कितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। आपको एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, देखो ये तो बात होती है अपनी 3D सीरीज के अंदर, ज्यादा प्रॉपर्टीज हम 3D की बात करते हैं। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं जैसे आपके एक कहता है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक आपका रूथेनियम और ऑस्मियम, रूथेनियम एवं ऑस्मियम। देखो ये दोनों हैं जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ध्यान रखना आपको +8 शो करते हैं। रूथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है आपका 4d7 और 5s1, और इसका होता है 5d6 और ये 6s2। ये दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबसे ज्यादा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सा
कि ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है आपका रुथेनियम एवं ऑस्मियम दोनों के दोनों +8 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। यदि आपसे पूछे कि 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, तो ये कौन सी ज्यादा दिखाएगा, मैग्नीज है, वो 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ये ध्यान रखना है, 3D के अंदर पूछे तो मैग्नीज और पूरी डी ब्लॉक के अंदर पूछे तो रुथेनियम एवं ऑस्मियम। यदि आपसे यहाँ पे क्योंकि सारी की सारी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्टेबल नहीं होती है, तो इसके अंदर मैं आपको जो अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है उनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जिससे पता रहे कि ये स्टेबल होती है या अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो डाइवैलेंट जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होता है, इसका +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्टेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे टाइटेनियम की है, सभी की सभी होती है, वेनेडियम की सभी होती है, क्रोमियम के अंदर आपका +1 है वो अस्थायी होता है, और उसी के साथ में आपका ये तो +1, फिर आपका +4 और ये +5, ये भी आपके अस्थायी होते हैं। मैग्नीज के अंदर बात करते हैं तो मैग्नीज के अंदर +5 ऑक्सीकरण अवस्था है वो अस्थायी होती है। फेरस के अंदर बात करें तो फेरस के अंदर आपकी +4, +5, +6 ये तीनों के तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। जैसे Fe+2 और Fe+3 बनता है आपका Fe+4 और Fe+5 आपने नहीं देखा क्योंकि Fe+2 आपके फेरस और Fe+3 फेरिक, ये पढ़ रखा है, बाकी के नहीं पढ़ रखे हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपका जो कोबाल्ट होता है उसके अंदर क्या आपके +4 और +5 ये अस्थायी होते हैं कोबाल्ट के अंदर, और यहाँ पे निकल के अंदर ये सभी की सभी, कॉपर के अंदर ये सभी और जिंक के अंदर ये सभी की सभी स्टेबल होती हैं। तो आपको जो अनस्टेबल है बस उनका ध्यान रखना है, कौन कौन सी अनस्टेबल है, इनके कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ में बढ़ती है। जैसे स्कैंडियम से और मैग्नीशियम तक, मैग्नीज है उस तक तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन मैग्नीज के बाद में फेरस से और जिंक तक ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या होगी, कम होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है एक चीज और कि यहाँ पे जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था जो शो करते हैं वो कंपाउंड आपके कैसे होते हैं, नेचर के अंदर आयनिक और बेसिक होते हैं, आयनिक और बेसिक होते हैं। जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक और बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। जो आपके उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं वो जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं आपके, यहाँ पे जैसे मैग्नीज है ये क्या शो करता है, आपका उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपके एसिडिक और कोवलेंट, एसिडिक और कोवलेंट नेचर के होते हैं, मतलब अम्लीय और सहसंयोजी गुण शो करते हैं। और जो आपके बीच के होते हैं, जो ऑक्सीकरण अवस्था बीच वाली होती है वो क्या शो करते हैं आपके, वो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति के होंगे और लेस आयनिक होते हैं, कम आयनिक होते हैं और उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इन्हीं कंपाउंड की बात करेंगे कि किस किस के कैसे कैसे शो करता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था NS इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालते हैं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था NS इलेक्ट्रॉन प्लस अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर निकालते हैं। मैग्नीज +7 तक सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है 3D सीरीज के अंदर, और टोटल डी ब्लॉक की पूछे तो रुथेनियम ऑस्मियम +8 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके इसी के अंदर कि आपके ये जो स्कैंडियम है +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, इसके जो जिंक है वो +2 शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में जो स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन कौन सी स्थायी होती है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जैसे D5
D0, D5 या D10, ये विन्यास वाले स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं कैसे? जैसे देखो स्कैंडियम है +3 ऑक्सीजन अवस्था इसकी स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि ये D0 विन्यास शो करता है, क्योंकि इसके पास D में 3D1,4s2 होता है। 3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, कैसा हो गया? D0 विन्यास हो गया। तो D0 विन्यास से कैसा होता है? स्थायी विन्यास होता है। ऐसी यदि हम बात करें आपके D5 विन्यास की, तो D5 विन्यास भी कैसा होता है? स्टेबल होता है। जैसे आपको बात करें हम यहाँ पे Mn+2 बन गया, Fe+3 बन गया, क्योंकि फेरस के भी कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसमें से 3 निकाल दिए तो वो की वो 5 बनते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीज+2 Fe+3 की। तो यहाँ पे ऐसे ये D10 विन्यास जैसे आपका Zn+2 होता है, ये भी आपका क्या है? आपके Zn+2 भी कैसा होता है? स्टेबल होता है। ये मतलब D5, D0 और D10 विन्यास वाली जो ऑक्सीजन अवस्था है कैसी होती है? स्थायी विन्यास होती है। यहाँ पे हम ऐसी बात करते हैं कि आपके क्या होता है? देखो जैसे बात करते हैं यहाँ पे D0 विन्यास हो गया, इसी के साथ में आपके +2, +3, +4, +5, +6, +7 अब देखो +7 तक ऑक्सीजन अवस्था है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपका जो TiCl है, TiCl2, तो TiCl2 है वो क्या होते हैं आपके? -2 ऑक्सीजन अवस्था है वो 2 -2, एक क्लोरीन के पास कितना होता है? -1, 2 के पास कितना हो गया? -2, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था वो कितनी होती है? +2। ऐसे बात करते हैं आपके VCl2 की, तो ये भी कैसा होता है आपका? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है कैसे होंगे आपके? आयनिक नेचर और कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं, जैसे ये तो फ्लोराइड के साथ में बन गए, इसी के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कुछ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन से कंपाउंड होते हैं? देखो जैसे यहाँ पे आपकी बात करते हैं आपके टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, ऐसे यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सभी के सभी कैसे होते हैं आपके? आयनिक और बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। +3 की बात करते हैं, जैसे +7 की कर लो, यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको, जैसे TiCl3 हुआ, VCl3 हुआ, ऐसे यहाँ पे TiCl4 हुआ, VCl4 हुआ। ये भी आपकी क्या है? +4 ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है, 1 के ऊपर चार्ज, तो 3 के ऊपर -3, तो इसके ऊपर कितना हो गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। यहाँ पे बात करते हैं +5 की, तो बनता है जैसे VOCl3। VOCl3 आपका ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कितना होता है? 1 के ऊपर -2, और क्लोरीन के ऊपर 1 के ऊपर होता है -1, तो 3 क्लोरीन के ऊपर कितना हो गया? -3। और इसी के साथ में जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आपका ये बनता है Ti2O3, फिर आपका Cr2O3 बनता है, ऐसे आपका Mn2O3 बनता है। ये सभी के सभी कैसे शो करते हैं आपके? कौन सी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं, +3। कैसे? 3 में नीचे ऑक्सीजन के 1 के ऊपर -2 होता है, तो 3 के ऊपर कितना हो गया? -6। तो यहाँ पे ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके कौन से कंपाउंड होते हैं? ये आपके होते हैं ये वाले है ना, ये होते हैं आपके कौन से? लेस आयनिक और कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। लेस आयनिक और एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये जो कंपाउंड है आपके कैसे होते हैं? ये आपके एसिडिक होते हैं, और इसी के साथ में कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं, एसिडिक और कोवलेंट प्रॉपर्टी के होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फिर जैसे इसकी कंपाउंड, इसकी बात कर लो +7 की बता देता हूँ सीधा सा कि इसके तो आपने देख लिए Mn2O3 है, और इसी के साथ में आपके यदि हम बात करें TiCl4 के जैसे, तो यहाँ पे जैसे बनता है आपका CrO4 बनता है, ऐसे आपका MnO4 बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे CrO4 की बात करेंगे तो ये क्या होगा? CrO3। ठीक है, CrO3 की बात करते हैं, तो CrO3 की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? +6। और यहाँ पे यदि इसी की बात करें MnO3 की, तो ये भी कितना हो गया? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसी के साथ में +7 क्या है? Mn2O7 है, वो कितनी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? +7। तो ये कैसे होते हैं? जो ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे वो कैसे होंगे? एसिडिक और
कोवलेंट नेचर के होते हैं, एसिडिक और कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये कैसे होंगे आपके लेस आयनिक और कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, लेस आयनिक और एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कार्बोनेट कंपाउंड, जो कैसे शो करते हैं कि उनकी जो कंपाउंड कार्बोनेट कंपाउंड के अंदर उनकी जो ऑक्सीजन अवस्था है वो शून्य होती है, जीरो होती है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं FeCO4 की, ठीक है, FeCO5, NiCO4 की बात कर लेते हैं, CO6, ये कार्बोनिल है, ठीक है, ये तो आपका कार्बोनिल है और ये कोबाल्ट है। तो इनके साथ में जो कंपाउंड है इसके अंदर इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है फेरस, निकल और कोबाल्ट की, इन तीनों की फेरस, कोबाल्ट और निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन वो क्या होती है? जीरो। तो कुछ कार्बोनिल कंपाउंड में जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीजन अवस्था वो कैसी होती है? शून्य हुई होती है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर होती है। अगर आपसे यहाँ से ऑक्सीजन अवस्था पूछे इनकी, तो यहाँ पे आपको क्या बतानी है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीजन अवस्था है वो क्या होती है? जीरो होती है। तो ये बात होती है अपनी इनकी ऑक्सीजन अवस्थाओं की। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका अगले टॉपिक के अंदर। तो आपको सीधा सा बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके +7 ऑक्सीकरण अवस्था जो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं वो तो कैसे होते हैं? अम्लीय और सहसंयोजक गुण वाले, अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं और कैसे होते हैं? सहसंयोजक गुण वाले होते हैं, सहसंयोजक गुण वाले होते हैं। यहाँ पे जो कम जो ऑक्सीकरण अवस्था वाले वो कैसे होंगे? आयनिक, यहाँ लिख देता हूँ, आयनिक और कैसे होंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, आयनिक और क्षारीय प्रवृत्ति के। और ये जो है ये कैसे होंगे? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं और कम आयनिक होते हैं। तो ये बात होती है अपने कंपाउंड्स की। जैसे और बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपन ये बात करते हैं जैसे TiO3 हुआ, Mn2O3 हुआ, MnO2 हुआ, ये सभी के सभी कैसे हैं आपके कि आपके ऑक्सीजन अवस्था शो करेंगे। कौन कौन से शो करते हैं? ये तो आपके +2, ये +3। तो इसी तरीके से आपको सिंपल से ये ध्यान रखना है कि जिनकी ऑक्सीजन अवस्था कम है, ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसके अंदर बताएंगे। यहाँ पे आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है। तो इसकी वजह से ये कैसा हो गया? इनकी सबके +2, इसके ऊपर +3 हो गया। इसी तरीके से जिनकी ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा है वो आपके कोवलेंट और एसिडिक अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। तो आज हमने ये पढ़ा है आपके कौन सा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और आपके रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अगले वीडियो पढ़ेंगे, अगले पार्ट में। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।